प्यार शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कैंडल लाइट डिनर, वैलेंटाइंस वाले हार्ट, रोजेस और टिपिकल बॉलीवुड वाला रोमांस। उनके भी आंखें बिल्कुल आप की तरह, थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी नीली। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? बहुत। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे। सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है। प्यार के नाम पर बॉलीवुड ने हमें जो ये डेंजर फीड किया है वो तो झूठ है। एंड सबसे खतरनाक बात, इट डज नॉट स्टॉप देयर। इसके चक्कर में रियल लाइफ में कब प्यार और अब्यूज के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और असली लाइफ में नाइस गाइस को बोरिंग बोल के तो लाइफ स्वाइप कर ही दिया जाता है। तो हाँ, ये टॉक्सिक है, साइको है, सोसाइटी के दुश्मन है, पर फिर भी इन्हें देखकर मैं और तुम और बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि शायद यही तो प्यार है। कि आखिर ये कैसा दौर है जिसमें बहुत सारी लड़कियां सभ्य और अच्छा कमाने वाले लड़कों के बजाय नशेबाज और आपराधिक मानसिकता वाले लड़कों को चुन रही हैं। A lot of girls have this fallacy in their head. I want the bad boy because you think you want this guy जो अरे कोई मेरी तरफ देखेगा तो ये लड़का उसके साथ लड़ेगा, उसको मुक्का मारेगा। कबीर सिंह जैसा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आइडियल बना दिया जाता है। डर में शाहरुख खान एक स्टॉकर है पर उसे रोमांटिक बोलकर डिफेंड कर दिया जाता है। तो सवाल लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक बैड बॉय फैंटेसी है जो लड़कियों को दिखाई जा रही है, या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि मजाक की बात नहीं है कि एजुकेटेड और स्मार्ट कहीं जाने वाली लड़कियां भी इन बैड बॉयज के प्यार में पागल हो जाती हैं। क्योंकि लड़कियों को टॉक्सिसिटी पसंद होती है। जो हमें भाव देते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। वो लड़कियों के अंदर से ऐसा होता है कि यार ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला ट्रेंड, मेरे लिए वो लड़का बदल जाएगा वाला झूठ क्यों एग्जिस्ट करता है? क्यों हमें ये सिखाया जा रहा है कि प्यार में दर्द तो होना नॉर्मल है? If you can't slap, you can't use cuss words. I don't see emotion there. There's nothing unconditional about it. Then it's all conditions. क्योंकि ना जाने कितनी फिल्में, कितनी किताबें तो यही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मारता है तो वो उसके प्यार का सबूत है। तुम्हें अभी तक ये मजाक लग रहा होगा, पर साइंस के हिसाब से रिस्क और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डोपामीन मिलता है। डोपामीन वो प्लेजर केमिकल जो तुम्हें शॉर्ट्स, रील्स और शायद मेरी वीडियोस देखकर भी मिलता हो। लेकिन शायद इसीलिए ये डेंजरस प्यार हमें ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। एंड द डेंजर फील्स लाइक अ हाई, पर ये प्यार नहीं है। ये है एक साइकोलॉजिकल एपिडेमिक जिसे आज इस वीडियो में हम अच्छे से डायसेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत ये बैड बॉय को प्यार करने वाला टोन तो हर इंसान में होता है, पर क्यों ये कितना खतरनाक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब देखो, आज की ये वीडियो हर उस लड़की के लिए तो है जो बॉलीवुड के रोमांस के पीछे अपना आइडियल बना के बैठी है, जो बॉलीवुड रोमांस की ड्रीम के साथ बड़ी हुई है। शाहरुख खान, सलमान खान के ऑन स्क्रीन प्यार को देखकर सोचती थी कि शायद कभी मुझसे भी कोई इतना प्यार करेगा। लेकिन असलियत में तो अगर तुम्हें एक रिलेशनशिप में कोई इंसान 50 मिस कॉल करता है, अगर तुम फोन ना उठाओ तो उसको ऑस और रोमांटिक नहीं, एक रेड फ्लैग ही बोलेंगे। पर उससे पहले ये एक्सप्लोर करना जरूरी है कि बॉलीवुड ने स्पेसिफिकली ये रोमांस के मायनों को एक सादे सिंपल रोमांस वाले प्यार से कब टॉक्सिसिटी में शिफ्ट कर दिया। चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 90s का प्यार मतलब राज जो सिमरन के लिए अपना घर छोड़ देता है। 2000s का प्यार थोड़ा स्टॉकर टेंडेंसी में बदलने लगता है। और 2010s 2020s का प्यार मतलब कबीर सिंह जो प्रीति को पब्लिकली थप्पड़ मार देता है। हाँ, ये सवाल है लाजमी कि क्या हम सच में इस ट्रेजेक्टरी से प्राउड है? और उससे पहले क्या तुमने एक कॉमन थ्रेड नोटिस किया कि हर डेकेड में एक कॉमन थ्रेड है हीरो की हर टॉक्सिक आदत को रोमांटिक बनाने का, बस पैकेजिंग अलग करके। 90s में वायलिन के साथ और आजकल क्योंकि शाहरुख खान की मूवी डर में आई लव यू किरण का एक क्रेजी ऑब्सेशन था। आई लव यू किरण। बट जस्ट बिकॉज विमेन फेल सेफ रोमांटिसाइजिंग शाहरुख खान, हमने उस कैरेक्टर को भी रोमांटिक बना दिया। He always kisses the neck. So a lot of women would say that, when men don't know what to do with women's bodies in bed, but they should learn from what Mr. Khan does, at least in his movies. In DDLJ, he's peeling carrots. He's not a feminist icon, but he's a female icon. And as a culture, जो बॉलीवुड के वर्जन ऑफ रोमांस को इतने अच्छे तरीके से इम्बाइब करता है अपनी डेली लाइफ में, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस को जन्म देता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इस मायने में कि जो रोमांस हमें ऑन स्क्रीन देखकर सबसे सेफ नजर आए, वहां भी एक सेंस ऑफ रिबेलियन है जिसने हमें कुछ टॉक्सिक लेसन सिखाया। जैसे डर ने सिखाया कि स्टॉकिंग को प्यार कहते हैं, तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अंजाब में ऑब्सेशन ही डिवोशन है, और रईस में प्यार के लिए किया हुआ क्राइम तो कूल है। सबूत ले आई, ले जाइए। रईस हाजिर। अब
अब प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक लोगों को पता हो कि ये स्क्रीन तक लिमिटेड रहना चाहिए, पर जब ये स्क्रीन से उतरकर रियल लाइफ में आता है, क्योंकि इसके ऊपर बिल्डअप करते ही बॉलीवुड ने हमें कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स दिए, जैसे वो जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं कि लड़की की नाम ही तो हाँ होती है। जैसे टेक कुंदन फ्रॉम रांझना, उसका कैरेक्टर डिवोटेड और परसिस्टेंट दिखाया गया है, व्हेन इन रियलिटी अगर कोई तुम्हारे घर के सामने पड़ा रहे और तुम्हारे बार बार ना बोलने के बावजूद तुम्हारे पीछे पड़ा रहे तो उसको डिवोशन नहीं मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं। दूसरा टॉक्सिक ट्रेड की एंगर का मतलब ही पैशन है और किसी लड़के के प्यार में कोई गुंडा क्रिमिनल भी देवमानुष बन सकता है। जैसे वेद का एंगर आउटबर्ट्स को तमाशा में आर्टिस्टिक टेम्परामेंट बोल के नॉर्मल बना दिया। हाँ, तू जानती है मैं कौन और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जाननी है कि मैं कौन हूँ। और हम उसको डीप समझने लग गए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम सोचे भी कि द मूवी वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे तारा एज अ सेंसिबल पर्सन जो कहती है कि वेद की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू हेल्प हिम। वेद, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो तुम नहीं हो। बट उस मामले में भी देयर वाज नो नीड फॉर देम टू नॉर्मलाइज उसका क्रेजी स्क्रीन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि रस्टी भाई तुम कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो, पर ये एग्जांपल्स हमें रियल लाइफ में एक फेलियर के लिए सेटअप करता है, क्योंकि इसी की वजह से हमें रियल लाइफ हेल्दी रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगती है, बिकॉज असलियत में लड़के और लड़कियां ये बॉलीवुड के हीरो हीरोइन जैसा पैशन और परसिस्टेंस नहीं दिखाते। इसी वजह से हमें रेड फ्लैग्स रोमांटिक लगने लगते हैं और अगर कोई इंसान गलती से बाउंड्री सेट करना शुरू करे तो लोग उसे घोस्ट करके चले जाते हैं। द डेवास्टेटिंग ट्रुथ इज कि जिन चीजों को देखते हुए हम अपनी लाइफ में बड़े हुए हैं उसने हमारे को इस टॉक्सिसिटी को डिवोशन मानने पर मजबूर कर दिया। एंड इसी वजह से पीपल हु आर इन बैड अनफुलफिलिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप डू नॉट ऑप्ट आउट ऑफ देम, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंड में जाके कहीं ना कहीं तो हैप्पीली एवर आफ्टर हमारे लिए भी इंतजार कर ही रहा है। इवन द नाइसेस्ट लुकिंग कैरेक्टर जैसे नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी जो वेट करती है सालों तक कबीर के लिए कि वो सेटल डाउन हो जाएगा, एक बहुत बेसिक सा आइडिया कि लड़की को एक लड़के के लिए अपनी लाइफ पॉज कर देनी चाहिए रीइंफोर्स करता है। एंड शायद तुम्हें अभी भी ये मजाक लग रहा हो, पर मीडिया कंजप्शन के पास पावर होता है हमारा पूरा का पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर रिवायर करने का। रिसर्चेस में पता चला है कि अगर हम रिपीटेडली टॉक्सिक रोमांस से एक्सपोज होते हैं तो ऑटोमेटिकली अब्यूजर्स के लिए एम्पैथी डेवलप करने लगते हैं। एक स्टडी में तो ये पाया गया कि टॉक्सिक रोमांस शोज के बहुत से व्यूअर्स के लिए असली रेड फ्लैग्स की टॉलरेंस बढ़ जाती है। एंड इस बिहेवियर को ग्लोरीफाई करने से सोशल मीडिया भी पीछे नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर क्रिमिनल्स के लिए फैन एडिट बनते हैं, मगशॉट डैडीज जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीली फंक्शन कर रहे हैं जिसमें रियल लाइफ क्रिमिनल्स के मगशॉट्स पोस्ट होते हैं। एंड तुम्हें मिलेंगी लड़कियां वहां पे कमेंट करती हुई कि इसको जाने दो। एंड बॉलीवुड के अलावा साउथ की इंडस्ट्री ने तो इस टॉक्सिसिटी को अलग लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि यहाँ पे रॉकी और पुष्पा जैसे कैरेक्टर्स के स्लोमो वायलेंस देख के ग्लैमराइज किया जाता है, कूल डायलॉग दिए जाते हैं और इंस्टाग्राम एडिट्स बनाए जाते हैं। एंड सबसे तुम मानो या ना मानो हमारे यहाँ के लड़के मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। एंड वो अलग कहानी है कि ऑन स्क्रीन हीरोइंस के कैरेक्टर को हमेशा ओवरली सेक्सुअलाइज करा जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आई कैंडी के रूप में ही रखा जाता है, जैसे रश्मिका मंदाना इन पुष्पा जहां उसके कैरेक्टर सिर्फ आइटम नंबर्स और हीरो की इमोशनल ग्रोथ के लिए था। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रीइंफोर्स करे जाते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल या फिर डिस्टेंस इंसान का मतलब होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड नॉट जस्ट दैट, इट आल्सो रीइंफोर्सेस द आइडिया, अ प्रॉब्लमैटिक आइडिया कि रिलेशनशिप में ज्यादा कंट्रोल तो लड़कों के हाथ में होता है। जो गुंडागर्दी के स्टैंडर्ड्स फिल्मों ने नॉर्मलाइज किए हैं वो अलग है कि हीरो 10 लोगों को तो एक बार में मार सकता है, पर लड़की के लिए अगर वो आंसू बहा दे तो कितना सॉफ्ट फेमिनिन साइड से क्लोज है हमारा हीरो। एंड ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल्स है जिनको हम सब जानते होंगे। अगर हम और इन डेप्थ जाएं तो तुम्हें कितनी मूवीज में कितने पर्टिकुलर एग्जांपल्स को हम ढूंढ के बता सकते हैं। पर ये भी बात सच है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, इस सब के बारे में तुम इनहेरेंटली जानते हो। अभी कुछ समय पहले तो एक रील भी वायरल हुआ था कि शाहरुख खान के सारे रोमांटिक कैरेक्टर्स अपनी हर रोमांटिक मूवी में किसी और की गर्लफ्रेंड या बीवी पर हिट कर रहा होता है। In most of his movies, SRK's characters are making a move on somebody else's girlfriend, fiance or wife. तो आखिर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि मूवीज जो हमें भर भर का ड्रामा दिखाती हैं वो फैंटेसी वर्ल्ड के लिए तो ठीक है, पर हम तो रियलिटी में रहते हैं। एंड ये रियलिटी और फैंटेसी के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसे समझने में देर कर दी तो हम सब की लव स्टोरीज का क्लाइमैक्स विवाह से हटकर कबीर सिंह कब बन जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। अब जब हमने ये लविंग द अनलवेबल बॉलीवुड की फैंटेसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब समझना जरूरी है इस आई कैन फिक्स हिम वाले डिल्यूजन के पीछे का कारण। सबसे पहले समझना पड़ेगा वो कॉम्प्लेक्स ऑफ इफ आई लव हिम एनफ ही विल चेंज जो मूवीज ने हमारे यहाँ की लड़कियों के दिमाग में भर दिया है। अब साइंस के हिसाब
हिसाब से दिस इज नथिंग बट अ सेवियर फैंटेसी, जहां बेसिकली हम सामने वाले इंसान की चिंता नहीं करते पर इस कॉम्प्लेक्स की वजह से अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं। एंड जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं वो रिलेशनशिप की शायद परवाह नहीं करते पर अपने तरफ से एक कंट्रोल महसूस करना चाहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अपनी लो सेल्फ वर्थ और गिरे हुए स्टैंडर्ड्स को भी एक नोबल परस्यूट मान के बैठ जाते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए सच तो यह है कि अगर तुम्हें उस इंसान को, अपने पार्टनर को फिक्स करने की जरूरत पड़ रही है तो वो तुम्हारे लिए एक स्कूल प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, एक पार्टनर तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, हमारी मूवीज में हीरोइंस को हमेशा हीरो का थेरेपिस्ट बना दिया जाता है, जैसे रॉकस्टार या आशिकी 2, बट व्हाट दे फेल टू शो इसकी जिस इंसान को इतना सारा फ्री का इमोशनल लेवल करना पड़ता है, एकदम बर्न आउट हो जाना पड़ता है, अपने सिर्फ पार्टनर के बारे में सोचना पड़ता है। रियल रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोज्ड टू फील लाइक दैट। ना जाने कितने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं जहां वी फाइंड women and girls staying in relationships for way longer than they should have, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़के की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे चले जाने से तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। एंड ये नेक्स्ट वाला पार्ट इज व्हाट कीप्स देम स्टक इवन मोर। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, जहां पेन और पैशन का मिक्स एक ड्रग की तरह काम करता है। जहां अगर हीरो या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हर्ट करता है, जैसे एनिमल में इमोशनल निग्लेक्ट, और फिर एक्सट्रीम प्यार करता है, ग्रैंड जेस्चर्स दिखाता है, तो हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि एक तरफ पेन जो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक करता है, तो दूसरी तरफ वो सडन गैशेस ऑफ प्यार तुम्हारा डोपामिन स्पाइक करता है, और इसका रिजल्ट एक ऐसा एडिक्शन जो सिगरेट की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी मूवीज ये पेन रिवॉर्ड साइकिल यूज करती है टू मेक टॉक्सिसिटी फील लाइक रोमांस, पर रियल लाइफ से ये बिल्कुल अलग है। बिकॉज रियल लाइफ में अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो दैट इज जस्ट योर नर्वस सिस्टम गेटिंग हुक्ड टू द ड्रामा। चलो थोड़ा और टाइम ट्रैवल बैक करते हैं, बैक टू चाइल्डहुड। अगर किसी ने चाइल्डहुड में इमोशनल निग्लेक्ट देखा है तो वो फेमिलियर केओस ही हमारे माइंड में प्यार का डेफिनेशन बन जाता है। सो इवन एज एडल्ट्स हम वो फेमिलियर कंफर्ट ढूंढने लगते हैं, व्हिच इज व्हाई वी कीप एंडिंग अप विद सिमिलर रिग्रेटफुल निग्लेक्टिंग पार्टनर्स, और अनकॉन्शियसली एक टॉक्सिक पैटर्न ऑफ रोमांटिक पार्टनर्स इवॉल्व होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे रेपिटेशन कंपल्जन कहते हैं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और मैल अडैप्टिव होता है इन मोस्ट केस। एंड स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में तुमने सुना ही होगा, जहां विक्टिम अपने अब्यूजर के लिए ही फीलिंग डेवलप करने लगता है। हम बॉलीवुड में इसके बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं, जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज हाईवे, जहां वीरा अपने कैप्टर के प्यार में पड़ जाती है। एंड ये डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि यहां हम सर्वाइवल मैकेनिज्म को, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स टू फ्लाइट एंड फ्लाइट को प्यार समझने लगते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें डेंजर में प्यार देखना सिखा रहे हैं, जहां एक रियल लाइफ के रोमांस में, रियल लाइफ रिलेशनशिप में सेफ्टी तो सबसे बेसिक पैरामीटर होना चाहिए। इस मूवी में एंगर या वायलेंस को थ्रेट तो परसीव किया जाता है, लेकिन उसके छोटे छोटे काइंड जेस्चर्स को एग्जैजरेट किया जाता है और किडनैपर अचानक से सेवियर बन जाता है। तुम्हें एक और बहुत डेंजरस फैक्ट बताता हूँ। जब कोई लड़की अपने अब्यूजिव या डेंजरस पार्टनर को डिस्क्राइब करती है ना, तो उसके दिमाग का वो सेम हिस्सा एक्टिवेट होता है जो ड्रग एडिक्ट्स के दिमाग में क्रेविंग के टाइम पर लाइट अप होता है। एंड साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली तुम्हारी बॉडी ऐसे केसेस में प्यार नहीं, विड्रॉल फेस कर रही होती है। इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में अपने टॉक्सिक एक्स को वापस मैसेज करने की चुल होती है तो वो तुम्हारा प्यार नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन रिलैप्स है। एंड इस फिनोमेना को हम एक और एंगल से भी समझ सकते हैं। जब भी तुम्हारे पेरेंट्स हमें कोई भी चीज करने से रोकते हैं, मना करते हैं, तो सबसे ज्यादा मन करता है एग्जैक्टली वही काम करने का। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। जब सोसाइटी हमें कुछ करने से रोकती है, एक बुरे इंसान के प्यार में पड़ने से रोकती है, तो हमें वो करने के लिए ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अब ये बात तो सच है कि लड़कियों को समाज ने हमेशा से बांध कर रखा है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, तो जैसे ही वो ये रूल्स तोड़ती है, इट कैन बी एज सिंपल as wearing western clothes or as dangerous and extreme as loving a non-lovable person। तो उनके दिमाग में जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं वो एक्सपीरियंस को और ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है, क्योंकि फॉरबिडन चीजें हमें हमेशा ज्यादा मजा देती हैं, चाहे वो नशा हो या क्रिमिनल बॉयफ्रेंड। और हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि नहीं, हमारा वाला प्यार अलग है, तो बस इतना डिफरेंस समझ लेना कि शादी से पहले मूव इन करना एक रिबेलियन हो सकता है, लेकिन अब्यूज टॉलरेट करना जस्ट टू प्रूव योर लव इज नॉट रिबेलियन। क्योंकि प्यार, रियल लाइफ रिलेशनशिप ऐसे नहीं होती जहां तुम्हें रोज अपने आप को प्रूव करना है। रियल लाइफ में तुम एफर्ट दे रहे हो और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। और अगर केओस फेमिलियर लगता है तो चांसेस आर कि तुमने शायद पीस कभी देखा ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते।
एंड ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैंटेसी कब नाइटमेयर में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। एंड अभी तक हमने इस मॉन्स्टर लव का रियल वाला साइड तो देख लिया, बट अब, एंड दिस इज अ ट्रिगर वार्निंग, हम उस साइड को दिखाने वाले हैं, उस सच्चाई को दिखाने वाले हैं जहां इस प्यार के चक्कर में लड़कियों को सच में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया गया। अगर आपको लगता है कि एक मर्डरस बॉयफ्रेंड सिर्फ हॉलीवुड में मिलता है तो मिलिए द बिकिनी किलर से। चार्ल्स सोबराज का मोडस ऑपरेंडी था फीमेल बैकपैकर्स को टारगेट करना इन थाईलैंड एंड नेपाल। वो उनसे दोस्ती करता था और फिर उनके खाने में ड्रग्स या लैक्सेटिव मिला देता था तो किल देम। Pick a person or a couple, drug them. Yes, that's correct. Take their passport and any valuables they might have and move on. That's correct. एंड चार्ल्स सोबराज के अंदर कोई नामो निशान नहीं था गिल्ट या रिग्रेट का, इवन आफ्टर बीइंग कॉट। 1986 में तो इसने गार्ड्स को ड्रग करके जेल ब्रेक भी कर लिया था। एंड इतना सब सुनने के बाद तो तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है, पर फिर भी चार्ल्स सोबराज को जेल के अंदर लव लेटर्स की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मीडिया ने द बिकिनी किलर और द सर्पेंट जैसे नाम देके सेंसेशनलाइज किया था एंड एक सीरियल किलर सडनली एग्जॉटिक फैंटेसी बन गया था। मैरी एंड्री लेक्लर्क एक कैनेडियन मेडिकल सेक्रेटरी थी जो सोबराज से इतना प्यार कर बैठी थी कि वो अपनी पूरी लाइफ और करियर छोड़ के सोबराज के साथ रहने आ गई थी। एंड यही नहीं, शी हेल्प्ड हिम ड्रग एंड ल्यूर द विक्टिम्स। इन्होंने तो सोबराज को अपने लेटर्स में अपना सोलमेट तक बताया है। और एंड क्या हुआ, ये खुद ही क्रिमिनल बन गई एंड वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक केस में तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ही जा सकता है, बट वेट, मेरे पास और है। निहिता बिस्वास जो कि नेपाल की जेल में चार्ल्स से मिली थी और 44 साल छोटी थी, फिर भी उन्होंने बोला कि वो चार्ल्स से प्यार करती हैं और उसने जेल के अंदर शादी भी करी उनसे, जिसको बकायदा निहिता की मॉम ने अप्रूव किया। निहिता की मां ने भी दावा किया कि शोभराज और निहिता की शादी बाकायदा उनकी मौजूदगी में हुई। इसके बाद निहिता बिग बॉस सीजन 5 में भी दिखी गई थी जहां उन्होंने चार्ल्स सोबराज को पब्लिकली डिफेंड किया। नॉट जस्ट दैट, कई सालों तक चार्ल्स सोबराज की लीगल टीम का पार्ट बनकर उनको नेपाल से फ्री कराने की मुहिम भी करी। कल उनको रिलीज होना था मगर कुछ अंदरूनी मामलों के कारण से थोड़ा डिले हो गया, इसलिए वी आर मेकिंग श्योर दैट ही इज लीविंग द कस्टडी, नॉट बिहाइंड एनी इलीगल डिटेंशन इवन इन द इमिग्रेशन। अब ये एक क्लासिक केस ऑफ आई कैन फिक्स हिम रियल लाइफ में नहीं है तो क्या है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये लड़कियां बेवकूफ नहीं है, ये ब्रेन वॉश्ड है। और इनका ये प्यार कोई बेवकूफी या फिर मजाक नहीं, मैनिपुलेशन है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको इतना मैनिपुलेट करा जा चुका है कि आप मर्डर को भी डिफेंड करने लगे हो। एंड ये तो चलो सालों पुराना केस था, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर रीसेंट। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, करोड़ के गिफ्ट, प्राइवेट जेट और एक बॉयफ्रेंड जो कि कॉनमैन निकला। सुकेश ने अपने आप को एक साउथ दिल्ली बिजनेसमैन दिखाया जिसके बहुत कनेक्शन थे। इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को फेक कॉल्स, फेक इन्फ्लुएंस, यहां तक कि फिल्मों में रोल्स भी प्रॉमिस किए, फेक असिस्टेंट को हायर किया, प्राइवेट जेट अरेंज किए, बिजनेस मीटिंग तक अरेंज कर दी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंपर्सनेट करने के लिए। और इस कॉनमैन का झूठ यहां तक रुका नहीं, उसने क्लेम किया कि वो सन टीवी का ओनर है और तो और जयललिता का पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महंगे गिफ्ट जैसे लग्जरी बैग्स, गुची के जूते, फैंसी मिनी कूपर कार, रोलेक्स वॉच, हर्मेस के बैंगल्स, एक घोड़ा, एक पर्शियन कैट भी गिफ्ट करी और ना जाने क्या क्या। इस आदमी का कॉनमैन का प्यार, उसका इन्फ्लुएंस ऐसा कि जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक अकम्प्लिस बना दिया। 200 करोड़ के गिफ्ट्स भिजवाए थ्रू शेल कंपनीज। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अकॉर्डिंग जैकलिन ने भी सुकेश का क्रिमिनल बैकग्राउंड जानने के बावजूद उससे टाइज कट नहीं किए और इनफैक्ट सारे क्राइम्स के बारे में पता होने के बावजूद उन सारे फाइनेंशियल गिफ्ट्स को एंजॉय करती रही। एंड जेल में होने के बावजूद भी सुकेश को लव लेटर्स और मैसेजेस आने बंद नहीं हुए और जेल से भी वो जैकलीन को विनियर्ड गिफ्ट करने के क्लेम्स कर रहा है, फिल्मों में रोल्स फिक्स करने के प्रोमिसेस कर रहा है और रिप्लाई ना मिलने पर धमकियां भी दे रहा है। एंड आज तक जैकलीन के फैंस सोचते होंगे कि इतनी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस एक ऐसे कॉनमैन के प्यार में, उसके चंगुल में कैसे फंस गई। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि इस एक्ट्रेस के साथ धोखा हुआ या फिर सब जान के भी अनजान, पर एक बात जो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जब भी कोई आदमी तुम्हारे सपनों को यूज करके उसे एक वेपन बनाए, तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज को यूज करके एक एंट्री पॉइंट बनाए तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारे स्मार्ट या डम या एस्पिरेशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा वॉकर का केस तो तुम्हें याद ही होगा, जैसे सबका दिल दहला के रख दिया था, जहां श्रद्धा के लिव इन पार्टनर ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को फ्रिज में डाल दी। श्रद्धा की इस रिलेशनशिप को उसके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते थे, जिसकी वजह से श्रद्धा का उसके पेरेंट्स के
के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रेन हो गई थी। अपने पेरेंट्स के डिसअप्रूवल के बावजूद श्रद्धा और आफ्ताब साथ में रहने लग गए थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उस इंसान पर डिपेंड हो गई थी और उसका सपोर्ट सिस्टम भी टूट चुका था। इनके फ्रेंड्स के हिसाब से इन दोनों के बीच लड़ाइयां बहुत कॉमन थी। एंड जब ये केस सामने आया तो रिपोर्ट्स के हिसाब से आफ्ताब कोर्ट में भी बिल्कुल रिमोर्सफुल या रिग्रेटफुल नहीं दिख रहा था। उसने तो ये तक क्लेम किया कि जो भी हुआ उसने बस हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया। एंड ये तो थोड़ा पुराना केस है, अभी रिसेंट में अपने पति को मारकर सीमेंट के कैन में डाल दिया, हनीमून पे जाकर अपने नए हस्बैंड का मर्डर करा दिया ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेके अपने लवर के पास जा सके। एंड ना जाने और कितने केसेस। ये सब आइसोलेटेड इंस्टेंसेस नहीं है, इनको अंजाम देने वाली लड़कियां बेवकूफ नहीं है। एंड ये सब तो एक्सट्रीम क्रिमिनल केसेस के मामले हैं जहां लड़कियां मैनिपुलेट ब्रेन वॉश होकर इन सब में फंसी थी। द अदर साइड इज इवन मोर डेंजरस, जहां नेशनल सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 12 में से एक मैरिड औरत को सेक्सुअल वायलेशन का सामना करना पड़ता है। एंड नॉट जस्ट दैट, हाफ ऑफ द विमेन को फेस करना पड़ता है फिजिकली अब्यूज। एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 आउट ऑफ 3 विमेन इन डैमेजिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती हैं बिकॉज वो अपने आप इंडिविजुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। और सरप्राइजिंगली मर्डरर्स को बेल मिल जाती है लेकिन सर्वाइवर्स को जस्टिस नहीं मिलता। एंड ये सारे केसेस और स्टैटिस्टिक्स किसी एक जेंडर को ब्लेम करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। ये सिर्फ इतना समझाने के लिए बता रहा हूं कि रील और रियल लाइफ में एक बहुत पतली सी लाइन है और वो लाइन है डेंजर की। हाँ, मैं जानता हूं लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, पर इतना भी अंधा नहीं होना है कि अपनी सेफ्टी, अपनी प्रैक्टिकलिटी को तुम भूल जाओ। अब ब्लाइंड लव को फैंटेसी से डेंजरस रियलिटी बनते हुए तुमने देख लिया, बट अब मेन सवाल ये है कि अगर प्यार जानलेवा है तो करे क्या? अब मैं तुम्हारी हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में आके रिलेशनशिप तो सॉल्व नहीं कर सकता हूं, पर तुम्हें एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं जो शायद तुम्हारे काम आए। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाने, लव बॉम्बिंग से कैसे बचें और असली प्यार और फेक को अलग और डिफरेंशिएट कैसे करें। सबसे पहले तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के दिखाए हुए प्यार के जो मिथ्स हैं उनको बस्ट करना जरूरी। वो उसको स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, नहीं, ये झूठ है, ये एक क्राइम है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354D के अंदर। और अगर किसी लड़की को लगता है कि आई कैन चेंज हिम, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग नो, क्योंकि साइकोलॉजी और साइंस और डेटा के हिसाब से मोस्ट अब्यूजर्स वायलेंस को रिपीट करते हैं एंड उसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। और अगर कोई तुम्हारे पीछे तेरे नाम स्टाइल में भाग रहा है तो उसके पीछे पलटने से अच्छा जाके सीधे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। एंड आजकल रेड फ्लैग्स, लव बॉम्बिंग, सिचुएशनशिप, गैसलाइटिंग, ये सब टर्म्स हम नॉर्मल वोकैबुलरी में, जनरल वोकैबुलरी में यूज तो करते हैं बिना जाने कि इनके पीछे का असली मतलब क्या है, बिना ये जाने कि ये असली में मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स हैं। जैसे लव बॉम्बिंग एक ट्रैप है जहां पहले तो गिफ्ट और अटेंशन की ओवरलोडिंग होती है और अचानक से बटरफ्लाइज होती है, एक टेंशन बनता है और फिर एकदम से सब गायब। एंड ये एक्सट्रीम हाईज और लो प्यार की निशानी नहीं, एक एडिक्शन को डेवलप करने का फॉर्मूला है। क्योंकि रियल लाइफ में एक सिक्योर अटैचमेंट काम होता है, कई मायनों में बोरिंग होता है। वो एक स्टेडी बॉन्डिंग से बनाया जाता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। ये उस टॉक्सिक हाई और लो के पैटर्न से बिल्कुल अलग है और टाइम के साथ कम नहीं और डीपन होता है। अगर तुम्हें बार बार बोला जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, तो इसको कंसर्न या फिर डिल्यूजन नहीं, क्लासिक गैसलाइटिंग कहते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारे को यह समझा दिया जाता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे से झूठ बोल रहा है, कि तुम्हारे को ओवरथिंकिंग के स्पाइरल में डाला जाता है। एंड कोई भी अब्यूजर ट्रेडिशनली अपने विक्टिम के सारे सपोर्ट सिस्टम को कट ऑफ कर दिया जाता है। चीजें जैसे तुम्हारी फैमिली तो मुझे हेट करती है या फिर तुम्हारे दोस्त हमारे प्यार को कभी समझ नहीं सकते, ये कोई प्यार की निशानी या फिर मोहब्बत के शब्द नहीं है, ये टेक्निक्स हैं तुम्हारे ऊपर अपने अब्यूजर के लिए डिपेंडेंसी और टॉलरेंस बिल्ड करने के लिए। एंड इन सारे ट्रैप से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे लिए एज एन इंडिविजुअल एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना becomes very important। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो जिनको तुम अपनी प्रॉब्लम्स बिना झिझक के बता सको, उनसे डिस्कस कर सको, उनसे बात कर सको, जो तुम्हारी सिचुएशन को समझने में तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर सके। एंड अगर तुम्हारे पास वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो तुम ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कितने एनजीओज हैं जो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हैं। तुम थेरेपी जा सकते हो। एंड मैं जानता हूं कि लोग थेरेपी को एक वीकनेस समझते हैं, पर उसको एक वेपन की तरह तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू तुम ये टेक्निक जैसे ट्रॉमा बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यही तुम्हें हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और उनके खिलाफ बाउंड्रीज बनाने में। इससे तुम्हारी सेल्फ वर्थ भी रिबिल्ड होगी, क्योंकि तुम अपने स्टैंडर्ड्स किसी और के लिए नहीं अपने लिए बिल्ड करोगे। बहुत सारी मूवीज तो है जो हमें इस टॉक्सिक प्यार की तरफ रिडायरेक्ट करती हैं, और उसके अलावा कुछ अच्छी मूवीज भी है जिनसे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर तुम्हें इंस्पिरेशन लेनी है तो क्वीन या थप्पड़ जैसी मूवीज से लो। क्वीन में रानी को उसका फियांसे डंप कर देता है फॉर बीइंग टू चाइल्डिश, जिसके बाद वो अपने सोलो हनीमून पर निकल जाती है। इंस्टेंट ऑफ बैशिंग हर वर्थ ऑन अ मैन, वो खुद से प्यार करना सीखती है और वैलिडेशन को नहीं बल्कि अपनी खुद की वर्थ को समझ के इंडिपेंडेंस को चूज करती है। एंड थप्पड़ मूवी इतनी पोलराइजिंग थी ही इसलिए क्योंकि वो एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच लेती है टुवर्ड्स वायलेंस। नहीं मार सकता, जस्ट अ स्लैप
पर नहीं मार सकता। जहां पे एक सिंपल थप्पड़ वाज नॉट एक्सेप्टेबल इवन दो मूवी के अंदर रहने वाली औरतें तापसी पन्नू कैरेक्टर को उसका अगेंस्ट एडवाइस करती है। So just one slap then. That's unusual, अमृता। कुछ लोगों को अनरीजनेबल भी लग सकता है। एंड मूवी तो कैसे भी हो बट आई थिंक इट टीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अब्यूज कैसा भी हो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उसको टॉलरेट करने की। एंड इट आस्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्यार में वायलेंस अलाउड होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब डिजर्व करते हैं एक स्टेबल लविंग काम रिलेशनशिप जहां पे हम फील करें वांटेड एंड लव। क्योंकि हम किसी ड्रामेटिक थ्रिलर में स्टार नहीं कर रहे हैं जहां पे हमारा हीरो हमारे पीछे भाग रहा है, हमारे प्यार के हाइज और लोज से दुनिया तबाह हो जाती है, क्योंकि वो सब सिर्फ रियल फैंटेसी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में उसको क्राइम भी कहते हैं। And that's it for the video. Thank you so much for watching it till the end. तो मुझे बताओ तुम्हारे क्या पर्सपेक्टिव है इस विमेन लव मॉन्स्टर्स वाले ट्रोप के ऊपर। नीचे कमेंट्स करके जाओ। ऐसी डीप डाइव वीडियोस पॉप कल्चर के बारे में हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, and I will see you in the next one. Bye.